पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। आज मार्केट की परफॉर्मेंस का जायजा लेते हैं। सुबह मार्केट कुछ शेयर्स ऊपर गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट ऊपर गई और फिर डे एंड तक आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ गई। अगर सुबह की बात करें तो पावर कंपनीज के जो स्टॉक्स थे वो एकदम कुछ ऊपर गए, क्योंकि वो पिछले दिन भी उनमें कईयों में कैप लगा था, तो उसी का मोमेंटम कैरी हुआ। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे कुछ नीचे आ गए, ज्यादा नीचे नहीं आए लेकिन कुछ ना कुछ नीचे आए। इसी तरह ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी वगैरह भी सुबह थोड़ा सा ऊपर गए और फिर नीचे आ गए, बल्कि ओजीडीसी तो काफी नीचे आके थोड़ा सा बंद हुआ। आज पीपीएल में ज्यादा तेजी थी। अब एक न्यूज आइटम है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं न्यूज के सेक्शन में। उस पर थोड़ा सा जो है ना हमें देख के फिर अपना रिस्क को रिविजिट करना पड़ेगा ओजीडीसी पीपीएल में। अच्छा, एक लास्ट आज हम सुबह इंतजार कर रहे थे कि पीकेजीपी का रिजल्ट आए, लेकिन वो हमने पिछली मीटिंग में कहा था कि आज सुबह शायद उसका अनाउंस हो रिजल्ट ओपनिंग में, लेकिन वो हमसे देखने में बाद में पता चला गलती हुई थी। असल में उनकी मीटिंग फ्राइडे को होनी थी, तो हम समझे 11 को है, लेकिन वो 18 को है, इस फ्राइडे को होगी। ठीक है जी। अब अगर आज हम देखें आज की इंपॉर्टेंट फिर चीजें, मतलब मार्केट में तो इससे ज्यादा और कुछ बात करने के लिए नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं क्विकली। हाई नून लेबोरेटरीज ने रिजल्ट अपना अनाउंस किया। इनका पहले देख लेते हैं कितना था। अच्छा, हाफ ईयरली रिजल्ट है। तो हाफ ईयरली रिजल्ट इनका आया है 3 मंथ्स का 15 रुपए और 6 मंथ्स का तकरीबन 23 रुपए है, और पिछले साल से थोड़ा सा बेहतर है। ये कंपनी एक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाती, एक मुनासिब डिविडेंड बोनस हर साल देते हैं, लेकिन अगेन इनकी डिविडेंड यील्ड उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हम बाकी शेयर्स की असेसमेंट करते हैं, इसलिए हमने तो इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा, लेकिन वैसे ठीक कंपनी है। और बहुत कम उन कंपनीज में से है ये फार्मास्यूटिकल की जिनकी वैल्यू तकरीबन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, वरना सरले, फिरोज वगैरह, ग्लेक्सो, ये तो इतना नीचे आ गए हैं कि बंदे को समझ नहीं आती। अच्छा जी, इसके बाद और किसी के रिजल्ट तो कोई खास हमारी नजर में नहीं है कि आए। ये एएलटीएन, ये जनाब एएलटीएन का थोड़ा सा देख लेते हैं। एएलटीएन की बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस है, वो तो हमें अंदाजा था कि बुध को सुबह सुबह इनका रिजल्ट आएगा, देखें कल क्या आता है। इसमें थोड़ा सा आज, हाँ, ये तो वैसे तकरीबन 20 रुपए तक चला गया था, लेकिन बंद थोड़ा नीचे हुआ है, और इसमें हमें नहीं लगता कि कोई लोगों को पता लग गया कि डिविडेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने बेचा। वैसे ही थोड़ा सा कई दफा लोग रिजल्ट से एक दिन पहले बेच देते हैं, इसलिए भी नीचे आ जाता है। अब इसमें कल देखें क्या होता है। हमारी तो, अगर आपने इसकी एएलटीएन वाली वीडियो देखी हो, तो उस असेसमेंट के मुताबिक इन्हें 2.5 से 3 रुपए का डिविडेंड देना चाहिए, देना बनता है। अब अगर तो ये और हमारे अंदाजे के मुताबिक, मतलब मार्केट में भी शायद इतनी ही एक्सपेक्टेशंस कम से कम हो इससे, तो अगर तो इतना डिविडेंड आया तो फिर तो शायद ये कहना मुश्किल है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन अगर इतना डिविडेंड आया तो हम समझते हैं कि उस डिविडेंड के एक्स होने के बाद इसकी प्राइस अगर 16-17 रुपए बनती है, तो हमारे हिसाब में वो प्राइस इसकी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए भी। लेकिन अगर इसमें कोई चौका या छक्का लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने भी इसमें कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन चौका या छक्का लग गया तो जबरदस्त हो जाएगा, लेकिन ये तो सुबह ही पता लगेगा। अब जैसा हमने कहा था कि अगर आप लोग इसका जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने के बाद, ये तकरीबन उसके बाद फिर 18 रुपए 10 पैसे तक भी गया, कि आप वहां पे जो है ना इसको खरीद लें और रिजल्ट से एक दिन पहले कुछ इसकी क्वांटिटी बेच दें। जो थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको आज बेच देना चाहिए था। उनके लिए 20 से इसको असल में रिजेक्शन महसूस हो रहा था कि वहां से ऊपर नहीं जा रहा,
तो वहां पे कुछ देर लेकिन खड़ा भी रहे तो वहां पे बेचा जा सकता था। और अगर कुछ रिस्क लेने वाले हैं तो वो इसको होल्ड भी कर सकते हैं। अब ये तो कल ही पता लगेगा कि इसमें जो अगेन हमारे लिए तो एक कैलकुलेटेड रिस्क था, तो लेकिन फिर भी कई दफा कैलकुलेटेड रिस्क में भी लेने के देने पड़ जाते हैं। अब ये कल ही पता लगेगा कि इसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है या कोई चौका छक्का लगता है। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मतलब उससे कम हुआ, अगर तो 2-2.5 रुपए 2.5-3 रुपए से भी कम डिविडेंड आया कल, तो फिर इसमें हमारा ख्याल है कि कल लोड लॉक ही लगेगा। लेट्स सी कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर हम इसमें 1 मिनट देख लें, वैसे इसका चार्ट देख लेते हैं। हम वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते, हम वॉल्यूम का अंदाजा करना चाह रहे हैं कि इसमें पिछले 4-5 दिनों में कितना वॉल्यूम लगा। अच्छा जी, मीनवाइल अगर हम पहले कोई ये ओपन होने में टाइम लगा रहे हैं, कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अच्छा, आज जी ये देखें जी, सुई नॉर्दर्न का यहाँ पे आया है कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन, इन्होंने अनाउंस किया है। अच्छा, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन जो होता है ना, ये कंपनी कम से कम साल में एक दफा करना होता है। कुछ कंपनियां ज्यादा भी करती हैं, जैसे एंग्रो की कंपनियां हैं वो हर क्वार्टर पे करती हैं। तो अगर तो ये वाले जो भी शेयर आपकी वो पोर्टफोलियो के अंदर है या आपकी नजरों में है, तो हम समझते हैं कि आपको, और अगर आपके पास टाइम भी है, जाहिर बात अगर आप ऑफिस में काम करते हैं फिर तो आप नहीं कर सकते इसको, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपको ये जरूर अटेंड करना चाहिए। इसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ मिल जाती है कि कंपनी क्या कर रही है, आगे क्या करना चाहती है। थोड़ा सा जो डायरेक्टर्स हैं उनका टोन से पता लग जाता है कि वो लोग जो है ना, मतलब अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में को लेके कितना मोटिवेटेड हैं, कितना उनको अच्छा लग रहा है। तो कई दफा वो इन्फॉर्मेशन भी कुछ बता देते हैं कि वो उनका ईपीएस बढ़ने की उम्मीद है, कम होने की उम्मीद है, और वो डिविडेंड आगे देना चाहते हैं या नहीं चाहते। और आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि भाई तुम लोग डिविडेंड क्यों नहीं देते। ये और बात है, आपके कहने पे वो देंगे तो नहीं, हाँ, आपके कहने पे वो देंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप अपना एज अ शेयर होल्डर अपना कोई शिकायत भी उनको रजिस्टर करा सकते हैं। हमें याद है हमने एक दफा टीएटीएम कंपनी जो है, ये टेक्सटाइल की है, उसका अटेंड किया था। तो वो भी उस टाइम पे, अभी तो उनकी अर्निंग थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा कमा रहे थे। और हमने उनको ये बात कही थी कि भाई आप लोग डिविडेंड क्यों नहीं देते। तो उसको उन्होंने कहा था हम इस पे डिस्कस करेंगे, गौर करेंगे, और उसके बाद अगर आप एक दफा उसका एनालिसिस करें, पिछले 2 सालों में उन्होंने थोड़ा बहुत डिविडेंड देना शुरू कर दिया है। तो इसका कई दफा शेयर होल्डर्स, और खास तौर पे अगर मिल के बहुत सारे शेयर होल्डर्स अपने कंसर्न्स सामने रखें, तो कई दफा कंपनी जो है, जिन्हें शेयर होल्डर्स की परवाह होती है, वो उनकी बात मान भी सकती है। फिर भी कंपनी के बारे में, कंपनी के फ्यूचर के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में है, उनका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन आपको कोशिश करनी चाहिए कि अटेंड करें। अच्छा, इसके बाद मटेरियल इंफॉर्मेशन जो एक आज आई थी वो देख लेते हैं, टॉमचेल की, ऑर्गेनिक मीट कंपनी। अच्छा जी, उन्होंने कहा है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म आवर शेयर होल्डर्स दैट टॉमसेल हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द शेयर ट्रांसफर एंड एक्विजिशन। अच्छा, प्रोड्यूस एक्सपोर्ट ऑन नेचुरल सोर्सेज, इन्होंने एक सब्सिडरी एक्वायर की है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि ग्रुप का रेवेन्यू उनका बेहतर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ग्रुप कंपनीज का रेवेन्यू बेहतर हो तो ये भी अपना जो है ज्यादा देना शुरू कर दें डिविडेंड वगैरह। लेकिन मतलब ग्रुप बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, ये इससे इंडिकेशन एक आती है। लेकिन वैसे कुछ पिछले कुछ 1-2 हफ्ते में मेरा ख्याल है काफी इसमें तेजी पहले ही आई हुई है। तो आज इस न्यूज के बाद, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कई दफा होता है कि जी बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, तो न्यूज के बाद मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये हल्का हुआ था। लेकिन लेकिन फिर भी ये खबरें हैं वो जिन पे नजर रखनी चाहिए। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हम जरा क्विकली एएलटीएन का देखते हैं। ये देखें, पिछले 5 दिनों में उसमें वॉल्यूम काफी लगा है। वो देखें ना, बिल्कुल अगर पीछे देखें उससे 1 साल तक ये डेड पड़ा था शेयर, कोई इसमें नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि और वॉल्यूम अच्छा खासा पड़ा है।
कल तो इसमें कोई 2.7 मिलियन की बाइंग आई है। तो ये जो इतना ज्यादा जो डेट पड़ा है, क्योंकि वही बात जो हमने आपको बताई थी कि क्योंकि लोगों को इस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, और इसकी क्योंकि ईपीएस बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 0-0 है, तो लोग इससे दूर रहे। लेकिन अभी ये जो इतना वॉल्यूम पड़ा है, इसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद कुछ लोगों ने सोच लिया कि भाई ये जैसे इसने पिछली दफा 1.5-2 साल पहले 18 रुपए का डिविडेंड दिया था, कोई बहुत बड़ा डिविडेंड देने वाले हैं। या फिर ये वो लोग हैं जिनको पहले से ही पता है कि ये बड़ा डिविडेंड देंगे। अब ये तो कल ही पता चलता है कि बड़ा डिविडेंड देते हैं या थोड़ा थोड़ा बहुत देते हैं। लेकिन ये है कि वॉल्यूम काफी लगा इसमें, और ये वही बोर्ड मीटिंग का जब उन्होंने अनाउंस किया उसमें लिखा था कि हम डिविडेंड देंगे, तो उसके बाद ये वॉल्यूम सारा लगा है। और अगर हम सिर्फ आज का देखें, आज का हम 15 मिनट्स वाला चार्ट देख लेते हैं। हम्म अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे, अब ये दो चार्ट्स हैं तकरीबन 700,000 का, ये दो बार्स हैं, एक रेड है एक ब्लू है। रेड बार आमतौर पे तब बनती है अगर सेलर ज्यादा हो, यानी कि बायर ने अपना वो लगाया होता है कि भाई हम इतने में बाय करेंगे, इतने में बाय करेंगे, तो उस प्राइस पे आके कोई बेच जाए तो उसकी फिर रेड बार बन जाती है। और अगर किसी ने सेलिंग प्राइस लगाई हो 18-20, 18-25, और उसको कोई आके बाय कर ले, तो वो फिर ब्लू बार बन जाती है कि खरीद इस रेट पे ज्यादा लोगों ने खरीदा या ज्यादा लोगों ने बेचा। आमतौर पे ये जब बार्स बनती है ना, ये देखें बज़ाहिर एक ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे किसी ग्रुप ने या किसी पार्टी ने अपना सारा माल बेचा, और ताकि लोग उस टाइम पे वहां पे उससे घबरा के अगर कोई वहां से निकलना चाहे तो निकल जाए, और यहाँ पे आके वही माल उन्होंने खरीद लिया। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन एक ये यहाँ से इंडिकेशन आ जाती है कि ऐसा हो सकता है, हुआ हो। 1 मिनट का चार्ट भी क्विकली देख लेते हैं। अब यहाँ पे आके किसी ने 80,000 एकदम बेच दिया, इसलिए बहुत नीचे भी आ गया था। अब ये कल ही पता चलेगा कि क्या इसने रिजल्ट आने से पहले घबरा के बेच दिया कि कहीं रिजल्ट बहुत बुरा ना आ जाए, या इसको पहले से पता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन अब ये कल ही पता लगेगा कि इसका जो है हमारी असेसमेंट इस पे कितनी दुरुस्त साबित होती है, या कितना छक्का लगता है, कितना बोल्ड हो जाता है बंदा। तो अगर आप लोगों में से किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो अब दुआ करें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम एक न्यूज आइटम देख लेते हैं। न्यूज आइटम ये आज सुबह एक आया था, रिपोर्टेडली द प्लान टू रिड्यूस द सर्कुलर डेट हैज बीन शेयर्ड विद द आईएमएफ। ये वही वाला जो है कि डिविडेंड से करेंगे। वन इज, अच्छा दो कंपोनेंट्स हैं कि एक तो ये है कि डिविडेंड स्वैप हो, वही जो हम बात कर रहे हैं कि वो ओजीडीसी को पे करें और ओजीडीसी आगे पे करे, और दूसरा है टैरिफ को, और यानी कि जिनको अगर सब्सिडीज देते हैं वो खत्म करते हैं। अब इसमें एक चीज जो लिखी गई है ये पढ़ लें जरा एक दफा। ये इस जिस बंदे ने आर्टिकल डाला है उसने ये क्लेम किया है कि ये कोई ओजीडीसी का या इन कंपनीज के कोई ऑफिशियल है, उस वो ये कह रहे हैं। अच्छा, we OGDC and PPL are better off if we write off these receivables from SUI companies than paying these in dividends, as we get 39% tax benefit by writing off, while dividend payment is cash flow negative for us. अच्छा जी, जो फाइनेंस की नॉलेज नहीं रखना चाहते उनके लिए समझा देते हैं कि ये असल में कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आम हालात में देखें, सुई नॉर्दर्न ने ओजीडीसी को पैसे देने हैं, ठीक है, अगर आम हालात में सुई नॉर्दर्न वो पैसे ओजीडीसी को देती है, तो ये ओजीडीसी के डायरेक्टर्स की मर्जी कि वो उन पैसों से क्या करें। क्या उन पैसों को बिजनेस में रख लें, क्या उन पैसों को शेयर होल्डर्स में बांट दें, और जितना कम ये लोग डिविडेंड देते हैं, इन लोगों की ख्वाहिश मेरा ख्याल है कोई नहीं है, ये तकलीफ में पड़ जाएंगे कि अगर इनको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़े। ये और ये गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि ये सोच गवर्नमेंट की है।
गवर्नमेंट इस चीज से खुश नहीं है कि उनको कमाए हुए पैसे लोगों में बांटने पड़े। हालांकि एक बहुत ही घटिया सोच है ये, हम तो समझते हैं कि शेयर होल्डर्स को जब आप कोई मतलब जो आप शेयर होल्डर्स की ये असल में तो मर्जी होनी चाहिए, लेकिन शेयर होल्डर्स जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। शेयर होल्डर्स तो ये चाहेगा ना कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया है, अगर उसने कंपनी ने 40 रुपए का मुनाफा किया है तो 20 रुपए वो मुझे दे दे या 10-15 दे दे, तो ये उसमें से 7-8 ही देते हैं, तो ये अच्छा डिविडेंड नहीं होता। उसके पीछे रीजंस भी यही है कि कैश फ्लो के मसाइल हैं, लेकिन अगर कैश फ्लो बेहतर हो तो फिर भी हमें इनसे बहुत ज्यादा डिविडेंड की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सोच इनकी यहाँ से पता लग रही है। तो असल में ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आम हालात में एसएनजीपी इनको पैसे दे तो ये शेयर होल्डर्स में बांटेंगे नहीं, ये कंपनी के अंदर ही रख लेंगे। लेकिन अगर ये चीज इम्पोज की जाती है तो इनको पैसे तो मिलेंगे सुई नोट से, लेकिन इनको मजबूरन वो शेयर होल्डर्स में बांटने पड़ जाएंगे और इनकी कंपनी की पोजीशन जो है ना इससे वीक होगी, ये उनका ख्याल है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ओजीडीसी ने एसएनजीपी से आज 500 बिलियन रिसीव करने हैं तो उस कंपनी को, ओजीडीसी को ज्यादा फायदा तब है कि अगर वो पूरे 500 के 500 एसएनजीपी को माफ कर दे कि भाई एसएनजीपी आपको हमें 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, हम इसको जो है ना अपनी बैलेंस शीट में से लॉस के तौर पे लिख देते हैं और उस लॉस की वजह से उनको जो पहले टैक्स दिया हुआ है वो टैक्स डिपार्टमेंट उनको कोई रिफंड दे देगा कि भाई आपने ये पैसे लेने थे। वो होता है ना कि मैंने, मेरी इनकम थी 1 लाख रुपए, उस पर मुझे 10,000 का टैक्स लगा। अब वो मेरी 1 लाख रुपए इनकम जो होनी थी वो जाया हो गई, वो मुझे मिली नहीं, तो जो 10 लाख रुपए मैं टैक्स अदा कर चुका हूँ वो एफबीआर वाले मुझे वापस कर देंगे। तो ये इनकी, आई एम सॉरी टू से, घटिया सोच है कि वो कंपनी का नुकसान करवा देंगे। इस तरीके से उनके पास सिर्फ कैश बढ़ेगा लेकिन उनका नुकसान तो होगा ना। कंपनी का नुकसान कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको, उनसे ये बर्दाश्त नहीं है कि शेयर होल्डर्स को पैसे मिल जाएं। तो अफसोस ही है इन पे। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ अच्छा, देखिए गवर्नमेंट तो ये चाहती है ना कि सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाए, ठीक है। अब अगर ओजीडीसी और पीपीएल वाले कहते हैं कि हमने एसएनजीपी को अपने कर्जे माफ कर दिए, तो सर्कुलर डेट में से वो रकम निकल जाएगी, वो ऑटोमेटिकली वो भी हल हो जाएगा और फिर ओजीडीसी पीपीएल को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। और जो तकलीफ हो रही है गवर्नमेंट को या दूसरे इन कंपनियों को आम शेयर होल्डर्स को पैसे देने की, वो तकलीफ उनको उठानी नहीं पड़ेगी। जो सिर्फ 15% है ओजीडीसी के और 25% पीपीएल के हैं, कि कहीं उनको पैसे ना मिल जाएं। जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है ये जो बात आई है कि भाई डिविडेंड के थ्रू सेटल करेंगे, ये डिविडेंड के थ्रू ही सेटल किया जाए। लेकिन ये एक बात हमारे लिए तो ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये बात जो है ये मतलब अकाउंटिंग में ये किया जा सकता है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। ऐसा होता है बहुत सारी कंपनियां, जैसे ये टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, ये पोस्ट पेड होते हैं, इनके बिल लोगों से रिसीव करने होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो पैसे नहीं देते, तो उस अमाउंट को ये राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन वो थोड़े अमाउंट होते हैं, ज्यादा नहीं होती। इसी तरह ये जो गैस की कंपनी है, जिनसे कई जगह से बिल की रिकवरी नहीं होती, बिजली की कंपनियां हैं, वो छोटे छोटे अमाउंट्स ये राइट ऑफ करते रहते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि इसमें अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़े आराम से हो सकता है अगर डिसाइड कर लें। और अगर इन्होंने डिसाइड ऐसा कर लिया तो फिर ये मतलब ये होगा कि इतना डिविडेंड नहीं देंगे और फिर ओजीडीसी पीपीएल वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे जा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि इसमें और ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। अगर आपने पहले इसमें अपने 15% इन्वेस्टमेंट, 20% इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो आप अगर मौका दें, अगर किसी टाइम पे थोड़ा सा ऊपर हो, या अगर आप रिस्क को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कोई स्टॉप लॉस रख लें। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का ओजीडीसी में स्टॉप लॉस रख लें, या 105-6 पे जाए तो वहां पे कुछ बेच दें, क्योंकि हमने इस न्यूज की वजह से अपनी जो जो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी उसको हमने आधा कर लिया है। नुकसान में हमने थोड़ा सा बेचा। नेट में तो नुकसान नहीं हमें हुआ, क्योंकि हमने इसको थोड़ा 90 के आसपास ही लिया हुआ था, लेकिन जाहिर बात है इसको 110 तक भी गया, 106 पे भी गया, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा सा इसको नुकसान में बेच के इसमें से अपना रिस्क कम किया है।
तो ये डिसीजंस हर एक ने अपने अपने लेने होते हैं, जिसको जो सही लगे। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप भी ऐसे ही करें, लाजमी करें। हमने आपको सिर्फ ये खबर बताई है कि किस खबर की वजह से हमने अपना रिस्क इसमें, हमने अपना एक्सपोजर इस शेयर में कम किया है। कल को ये भी हो सकता है कि वो डिविडेंड वाली अनाउंसमेंट पक्की हो जाए और ये यहाँ से 120-30 तक चला जाए, तो उस पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई हमें कहे भाई आपके कहने पे, आपकी बात सुन के हमने तो अपने आधे शेयर बेच दिए थे। आपका अपना फैसला है। लेकिन हमें ये खबर जो है ना थोड़ी खतरनाक लगी, जिसकी वजह से हमने इसमें से अपना रिस्क कम कर लिया है। अच्छा जी, अब और कोई बात आज बतानी है? अच्छा, आज हमें ना कभी-कभी लोग कोई ना कोई शेयर का पूछ लेते थे कि भाई इस शेयर के बारे में बताएं, उस शेयर के बारे में बताएं, तो हम आगे से, बल्कि वो लोग सीधा ये कहते थे कि उसकी वीडियो बनाएं। तो हमारे पास टाइम नहीं था, हम सिर्फ अपनी जो वीडियो बनाते भी थे उसी शेयर की बनाते थे जो हमारे अपने वॉच लिस्ट में हो, नजर में हो। लेकिन अब क्योंकि हमने ये अनकट लाइव वीडियो का जो सिलसिला थोड़ा सा शुरू किया है, जिसमें हम एडिट नहीं करते, अगर टाइम थोड़ा सा जाया हो भी जाता है तो उसको एडिट नहीं करते, तो इसमें हम अगर लोग कोई पूछ रहे हैं उसको फंडामेंटली क्विक उसके ऊपर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो एक तो हमसे किसी ने एचटीएल का पूछा। देखें, एचटीएल का क्विकली इस टाइम पे 25 प्राइस है। हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि उसकी ईपीएस कितनी चल रही है। 22 में 5.3, यानी कि उससे पहले लॉसेस में थे, ईपीएस अच्छी हुई। अब क्वार्टरली ईपीएस देखते हैं। देखें, क्वार्टरली Q1 लॉस में है, Q2 ₹1 ₹2, यानी कि 3 क्वार्टर्स में ₹1 है। और इसका मतलब है 23 के रिजल्ट्स 22 से बुरे होंगे, रिजेक्टेड। ठीक है, हम अपनी असेसमेंट इस तरह करते हैं। और ये वैसे भी अगर ₹1-2 की ईपीएस आई पूरे साल की, तो ₹25 टू हाई वैल्यू। पे आउट देखें तो पिछले साल इसने ₹2 दिए थे, लेकिन इस साल हमें नहीं लगता इनके पास पैसे देने के लिए कुछ हो। देने को हो सकता है, दे दें, कोई पुराने पैसे पड़े हो तो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं देंगे। बहरहाल हमारी तरफ से रिजेक्टेड, या ये यूं समझे कि हमारे अपने लिए रिजेक्टेड है। आपने अपना फैसला खुद करना है। और दूसरा से पूछा जी पीएनएससी का। अच्छा, पीएनएससी की आज की वैल्यू है 133.25। अब इसकी फाइनेंशियल्स देखें, माशाल्लाह यहाँ पे इन्होंने ईपीएस ही नहीं डाला हुआ साल का। अच्छा, Q3 की तबाही ईपीएस थी Q2 के मुकाबले में। ठीक है, और ₹10, ₹28। अच्छा, इसकी मुकम्मल तफसील देखनी पड़ती है, फिर वो तो हम यहाँ पे अभी नहीं देख सकते कि ₹18 जो इनको प्रॉफिट हुआ था वो वन टाइम था, या बल्कि हम यहाँ से क्विक देखने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ समझ आ गई तो बताते हैं। ये देखना होता है बेसिकली कि वो उनका मेन रेवेन्यू बढ़ा है या कोई अदर इनकम थी। तो अब अगर हम ये देखें, इसका क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो 2.3 है, और इसका 9 मंथ का रेवेन्यू है 10.3, यानी कि रेवेन्यू तो कम हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ है इस दफा। इसका मतलब है कहीं पे कोई अदर इनकम बढ़ी है। अच्छा, अदर इनकम आ रही है 2587। यस, देखा, अदर इनकम बढ़ने से इनका ईपीएस बहुत ज्यादा हुआ है। इसका मतलब ये है कि चौथे क्वार्टर में हम इसको जो है तकरीबन 5-6 की ईपीएस आ सकती है। 15, 18, ₹33 की अगर साल की बने, तो इन्होंने पे आउट कितना दिया था? पिछले साल पूरे साल में ₹5 दिया था, इस साल ₹5। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि डिविडेंड बहुत ज्यादा देने के ख्वाहिशमंद नहीं है। तो इस हिसाब से ये ईयर एंड पे भी अगर तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो ₹5 का डिविडेंड दे सकते हैं। ईपीएस काफी अच्छी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, कल को हो सकता है इसको हुकूमत इसको भी बेचने की बात करे, जो आजकल दूसरी कंपनीज को बेचने की बात हो रही है, तो उससे हो सकता है इसकी प्राइस ऊपर चली जाए। लेकिन अगर इसका हम ईयर टू डेट का एक जायजा लें, इसकी प्राइस ना, ये जब Q3 का ईपीएस आया था तो एकदम काफी ऊपर चली गई। 100 से देखे ना 140 के आसपास ये टच कर चुकी है, लेकिन तब से अब तक ये नीचे ही बैठी हुई है। तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका जब बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो इसमें शायद एक थोड़ी सी रैली बने, और हमारे मुताबिक अगर तो जब जब इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी हम अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं, और ये इसकी रेंज यही रही 135 से नीचे नीचे, तो हम इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे और रिजल्ट वाले दिन हम इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें से ज्यादा अच्छे डिविडेंड की तवक्को नहीं है। गवर्नमेंट की है ना, वैसे भी वो ज्यादा देते भी नहीं। लेकिन इसमें ना एक चीज ऐसे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट है इसमें ना,
इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स इनके बहुत ही जबरदस्त जा रहे हैं। 180 का ईपीएस है, लेकिन हमने इनका एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन अटेंड किया था। उसमें हमने इनसे कहा था कि भाई आपके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं तो आप डिविडेंड ज्यादा क्यों नहीं देते। तो उन्होंने इस तरह की बात की थी कि भाई उनमें से हमने नहीं देना डिविडेंड, ये हम जो अपनी कमाई कर रहे हैं उसी में से दे रहे हैं। और उनके मुताबिक वो बहुत अच्छा दे रहे थे, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब पे आउट इससे बेहतर बड़े आराम से हो सकता है, खसूसन उनका ईपीएस बहुत अच्छा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है हमारे लिए। इसलिए हम इसमें कभी कभी ऐसी कोई शुगर के लिए 100-200 ले लेते हैं, थोड़ा सा 5 रुपए ऊपर जाए तो निकाल दिया, लेकिन हमने इसमें कोई लॉन्ग टर्म नहीं रखा हुआ। असल में ये तब लेने वाली थी जब 100 के आसपास थी और फिर 130 के आसपास बेच दिया जाता। उस टाइम पे 100 इसकी वैल्यू ठीक थी थोड़ी। हमने उस टाइम पे कुछ लिया था, लेकिन हमने तो 110 पे ही बेच के निकल गए थे, हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन बहुत एकदम इसमें फिर उस टाइम पे रैली बन गई, वो पता नहीं होता किस वक्त किसमें बन जाए। तो वहां पे हमने इसमें थोड़ा सा गेन लिया था। अभी हम इसमें से थोड़ा सा हम जो है हमने कोई खास नहीं किया। ये और बात है, अगले 1 महीने में हो सकता है 200 का जब हो जाए, वो एक अलग कहानी है। आपको मेरा ख्याल अब तक समझ ये बस यहाँ पे जो है ना। अच्छा जी, तो शायद आपको जो है मतलब वो तो कहीं पे कोई भी शेयर जा सकता है, उसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते, लेकिन बस ठीक है इस रेट पे। अच्छा, अगर वो हमने क्या कहा था कि अच्छा ये भी यहाँ से देख लें कि वो कैसे पता लगेगा। थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन हम इसको क्विकली आपको समझा भी देते हैं कि हमारा मकसद तो है ना कि आप लोग सीखें भी। अब ये है, जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आता है ना, तो वो एकदम ये रिजल्ट अनाउंस करते हैं, उसमें वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपनी देता है कि भाई ये हमारे जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस बता देता है, जो इनकम स्टेटमेंट है। फिर उसका कुछ दिनों के बाद आता है ये क्वार्टरली रिपोर्ट, प्रॉपर जो रिपोर्ट होती है उसमें मुकम्मल तफसील होती है, जिसमें डायरेक्टर्स रिव्यू भी होता है, जिसमें वो बताते हैं कि हमारा इस टाइम पे क्या हुआ। तो वो उसको आपको जो है ना इसका मॉनिटर करना चाहिए और उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। जैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट में उन्होंने बताया, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आप लोग खुद देखना चाहें देख लें। मतलब उनको यार ओके पॉजिटिव आउटलुक भी है, लेकिन कह रहे हैं इकोनॉमी का भी मसाइल हैं, तो वो बहरहाल आप देख लें। अभी हमने ये देखना है कि अदर इनकम इनकी जो है क्या हुई, उसकी तफसील प्रॉबेबली इसमें होगी। ये क्या कंसोलिडेटेड तो नहीं है? हाँ ये कंसोलिडेटेड है, हमने कंसोलिडेटेड नहीं देखने, हमने इंडिविजुअल देखने हैं। अच्छा जी, अदर इनकम ये माशाल्लाह इन्होंने इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया। अब ये कोई पता नहीं, ये हो सकता है कि इनको इनकी सब्सिडरी की तरफ से डिविडेंड मिला हो, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो फिर ये ईयर एंड पे ज्यादा पैसे दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया। ये तमाम चीजों की एक्सप्लेनेशन जो लाजमी होती है ना, वो साल की रिपोर्ट में होती है, जो हर क्वार्टर पे आती है उसमें जरूरी नहीं होता। लेकिन फिर भी क्योंकि ये इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकी इनकम हुई है, असूली तौर पे इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमें बज़ाहिर अंदाजा यही लग रहा है कि जो इस क्वार्टर में ईपीएस हुई, वो जरूरी नहीं, वो Q4 में हमें उतनी ईपीएस नजर नहीं आ रही, और बहुत ज्यादा डिविडेंड भी नहीं देते। तो ठीक है शेयर, लेकिन मतलब हमारी उस डिविडेंड लिस्ट में उसमें है ये, लेकिन उसमें तब हमने बनाई थी जब इसकी वैल्यू कम थी। अब यील्ड के मुताबिक हमारे हिसाब से शायद थोड़ा सा ये पीछे हो गया। अच्छा जी, अब हमने आगे जो है आगे का बता देते हैं थोड़ा सा, कि आगे हम किसी दिन हम जो है रिफाइनरी पे बात करेंगे। शुगर सेक्टर का हमने एनालिसिस करना है, उसके लिए देखेंगे, हो सकता है सेपरेट वीडियो बनाए, क्योंकि वो हम शुगर सेक्टर का डिटेल मतलब हर कंपनी का उतना डिटेल एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन वैसे कोशिश करेंगे मैक्सिमम कंपनियां उनकी कवर करें। तो वो इसमें डाला तो कहीं 40-50 मिनट की ना हो जाए, क्योंकि अभी हमें अंदाजा नहीं है ना कि वो कितनी लंबी डिस्कशन हो सकती है। जरूरी नहीं हो, लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे उसको सेपरेट वीडियो बनाएं। और फिर हम आपसे कुछ फ्यूचर्स में हम पैसे खरीदो फरोख्त नहीं करते, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में जो लोगों ने बाय सेल किया होता है उसकी कुछ असेसमेंट है, उस सिलसिले में हम थोड़ा सा आपसे
जिक्र करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको किस तरह फिर अगले आने वाले दिनों में कवर करें। तो जनाब ये था हमारा एनालिसिस। अच्छा क्विकली एक आप लोग देख सकते हैं, जरूरत पड़े तो हम इस मीटिंग में अगर हमें मौका मिले तो हम देख भी सकते हैं। प्रो पाकिस्तानी में जाके बिजनेस क्लिक कर लिया करें, और एक मेटिस ग्लोबल है साइट, यहाँ पे जाके आप जो है ना लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देख लें, स्टॉक्स की भी देख सकते हैं, लेटेस्ट भी। यहाँ से कई दफा कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी पता लग जाती है जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। अच्छा, जैसे ये यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप सारी तफसील में पढ़ें, ये कह रहे हैं कि भाई जो टैरिफ हाई हुआ है पावर का जो है, इंटरेस्ट रेट्स, उससे जो है ना टेक्सटाइल सेक्टर प्रेशर में रहेगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं हम हमारे उसमें अभी कोई टेक्सटाइल सेक्टर नहीं है। रुपी और नीचे आ रहा है। एक्सपोर्ट्स यूरिया लाहौर फास्ट केबल सेल 3 मिलियन रिजर्वायर। कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है। फिर इसमें देख लें यहाँ लेटेस्ट पाकिस्तान LMSI, ये जो बैरेक गोल्ड में सऊदी अरेबिया पार्टनर बनना चाह रहा है, इसमें खबर ये आई थी कि जो दूसरे जो हैं जिनका जो कनेडियन कंपनी के पास शेयर है, वो कह रहे हैं हम तो नहीं बेच रहे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने शेयर्स बेचना चाहती है हमें कोई एतराज नहीं। तो बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तानी पता नहीं अपना सारा ही माल ना बेच दें सऊदी अरेबिया को। कोई पता नहीं इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, और बल्कि 75 सालों से क्या हो रहा है, और इमरान खान ने भी क्या किया है। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मसीहा था और वो सही डायरेक्शन पे चल रहा था, लेकिन हमें तो लगता है कि पाकिस्तान जो है ना बस एक मुल्क नहीं है। वो पाकिस्तान के बारे में किसी ने कहा था कि जो है ना दु, दुनिया के मुल्क होते हैं और उनके पास फौज होती है, पाकिस्तान एक फौज है जिसके पास मुल्क है। राइटली पुट इट दैट वे, लेकिन सब धोखा है। अच्छा जी, हाई नून वीट प्रोडक्शन FFBL, एयरलिंक टू एंटर टीवी बिजनेस। ओ ये खबर इंपॉर्टेंट लग रही है, ये चेक करें। रशिया हाइक्स पैकेजेस, पीके शट लाइक सिंगापुर बिल। इसी तरह आप बिजनेस रिकॉर्डर की साइट पे भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रूमर्स भी आ सकते हैं। आप ये जो दो साइट्स हैं, आप ये ना सोचें कि यहाँ की ऑथेंटिक है, और रूमर तो ऐसे बिजनेस रिकॉर्डर पे भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एयर लिंक टू एंटर टीवी बिजनेस विद Xiaomi। हम्म, अब ये कोई पता नहीं कि ये खबर हकीकत है या रूमर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लेकिन स्टॉक मार्केट में तभी इन्फॉर्मेशन आती है जब सब कुछ हो चुका होता है। एयरलिंक का वैसे देख लेते हैं। एयरलिंक इस वक्त 25 रुपए पे है, आज उसको कैप भी लगा है। मेरा ख्याल है इसी खबर का असर हुआ है। और अगर उसका 6 महीने का चार्ट देख लें, ओए 18 से ले जाके उसको जो है ना 28 पे इतनी जल्दी ले गए। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे खबर के बारे में कुछ इनसाइडर लोगों को पता लग गया हो तो उसको यहाँ पे लेके गए हैं। लेकिन अगेन ये भी हो सकता है कि रूमर है और इस रूमर की बेस पे ऊपर लेके आए, और जब लोगों ने यहाँ पे खरीदा तो उन्होंने ठकाठक सेल कर दिया। और यहाँ से एक अंदाजा करें जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं बस क्विकली, कि मतलब ये अभी बाहर इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, और टेक्निकल को देखें तो ये इसकी जो है वैल्यू, ये 24 रुपए पे जाके तकरीबन जो है ना, हाँ, टेक्निकल वाले यही कहेंगे कि भाई इसकी या तो 24 इसकी सपोर्ट है, या ये कहेंगे कि आज इसको ब्रेकआउट लग गया, कल कोई पता नहीं फिर इसे लोड लॉक लग जाए। बस लोगों को घुमाते ही रहते हैं वो। अच्छा जी, चलें जी, बहुत डिस्कशन होगी, हम इसको अब ख़त्म करते हैं। तो अगेन वही सुन लें कि भाई ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। और लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर लें जो भी आपने करना चाहते हैं, और अल्लाह के हवाले।